जी उमर साहब, स्क्वाड अनाउंस हो गया है। मेरी और आपकी बड़ी डिस्कशन हो रही थी इसके ऊपर ऑफलाइन कि क्या हमारी टीम होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है भाई मोहम्मद वसीम से? यार मैं वैसे सेटिस्फाई 100% तो नहीं हूँ उनसे। मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं और वसीम भाई के बीच में 70% हम लोग हम लोग मैप कर रहे हैं और 30% का हम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो जैसे आपने अभी बात की कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे वसीम भाई की सिलेक्शन के बारे में कि वो क्या चीज़ गलत करते हैं और क्या चीज़ सही करते हैं, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि जो पाकिस्तान का स्क्वाड अभी अनाउंस हुआ है नीदरलैंड के लिए, उस पर क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें गलत है? यार मुझे ज़्यादा इख्तलाफ तो नहीं है, जिस तरह आपने कहा थोड़ा सा इख्तलाफ है। तो हम क्विकली अगर नज़र डालें स्क्वाड के ऊपर, तो ये स्क्वाड आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें सऊद शकील कहाँ है, उस पर मुझे बड़ा इख्तलाफ है। पहले अगर इख्तलाफ की बात आ जाए, बिल्कुल, मैं आपका पॉइंट बिल्कुल समझ गया था कि जैसे ही स्क्वाड आएगा ना तो जलाल साहब ने कहना है जी वेयर इज शान मसूद और सऊद शकील। हाँ, ये दोनों जब बात आ गई ना, ये हम पिछले टूर पे भी डिस्कस करते रहे हैं, इस टूर में भी। अब देखो कि सऊद शकील तो चलो, शान मसूद की तो समझ आती कि वो पहले भी स्क्वाड का पार्ट नहीं थे, उस पर हम बाद में डिस्कस करते हैं डिटेल में। लेकिन सऊद शकील तो स्क्वाड का पार्ट भी थे हमारे लिमिटेड ओवर्स में। अब आपने सलमान अली आगा को उनकी जगह पर मतलब ऐड किया है टेस्ट मैच की बेसिकली परफॉर्मेंस के बाद या अपने डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस के बाद। लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ सऊद शकील के पॉइंट से। और शान मसूद की अगर बात करें मेरी नज़र में, तो वो बंदा 57 की एवरेज है उसकी लिस्ट एक क्रिकेट में। मतलब दुनिया के टॉप 5 मतलब जो भी प्लेयर्स आए हैं जिनकी इतनी एवरेज रही है, उनमें वो टॉप 5 में आता है एवर। अब्दुल्ला शफीक का सिर्फ 4 लिस्ट ए के मैचेस हैं, 19 की एवरेज है। तो मैं समझ रहा था कि अब्दुल्ला शफीक की जगह शान मसूद को स्क्वाड में होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? यार मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। इख्तिलाफ मेरा आपसे इस पॉइंट पे होगा कि इस बात पे तो मैं आपके साथ हूँ कि शान मसूद को यहाँ पे होना चाहिए। इवन सऊद शकील को भी चले कुछ समय के एक्सटेंट हम ला सकते हैं, लेकिन जो इख्तिलाफ मैं आपसे ये करूंगा कि अब्दुल्ला शफीक को नहीं निकालना चाहिए था। देखें, मैं भी उसी पॉइंट पे बात करूंगा कि जिस तरह अभी हमारी सीरीज हुई, अभी हमारी सीरीज होने वाली है नीदरलैंड के साथ। नीदरलैंड की टीम अभी उस तरह की स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि एशिया कप भी आ रहा है। मतलब नीदरलैंड की सीरीज खत्म होगी तो एशिया कप स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा पॉइंट इस पे ये होता है कि मैं जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जिस तरह के रिजवान है, शाहीन है, इमाम है, इवन इन सबको मैं रेस्ट देता, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक बंदे की जगह ले आता सऊद शकील या शान मसूद। मतलब अब्दुल्ला शफीक के साथ और शान मसूद के साथ मैं फेस करवाता अपने जो आइडियल सिनेरियो के साथ। यार देखो, मेरा तो इस पे काफ़ी इख्तलाफ है, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्कि जो मोहम्मद वसीम की हुई थी, उसमें भी काफ़ी लोगों ने सवाल किया कि भाई आपने नए प्लेयर्स को चांस क्यों नहीं दिया, ठीक है। उस पर उनका जवाब ये था कि भाई हमारी पूरी टीम ही नहीं है। आप ये बाबर आजम ने, जो सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है इस टीम के अंदर, उसने सिर्फ 89 वनडे इंटरनेशनल्स खेले हुए हैं। आप ये फ़खर जमान ने आई थिंक 59 शायद मैचेस खेले हुए हैं। इमाम ने भी ज़्यादा नहीं खेले हुए। तो शादाब आपका मतलब शायद 3rd या 4th मोस्ट बनता है एक्सपीरियंस। तो इस टीम में तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, सारे यंग प्लेयर हैं। तो आप किस तरीके से इन लोगों को बिठा के रेस्ट दे के नए और प्लेयर्स ऐड कर दो? सही है। वो T20 में अगर आपकी कोई फ्यूचर में सीरीज आती है नेदरलैंड्स के साथ या आयरलैंड के साथ, तो उसमें चलो आप वो एक्सपेरिमेंट कर लो। अभी फ़खर हो गया या इमाम हो गया, ये तो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में है। इमाम ज़्यादातर वनडे ही खेलता है। अगर आप उसको वनडे में भी रेस्ट दे दोगे तो फिर क्या बनेगा? मतलब अभी टेस्ट में तो वो नया नया ही आया। यार मैं आपसे वो इस बात पे फिर काउंटर करूंगा इसकी बात पे कि देखें वो बात ये है कि देखें अभी हमने देखा कि शाहीन अफरीदी इंजर्ड हो गए, ठीक है। अब कौन इस चीज की गारंटी दे सकता है कि भाई शाहीन अफरीदी खेले, ठीक है, मोहम्मद रिजवान कीपरिंग करे और वो इंजर्ड ना हो और इंजरी भी उसकी सवियर ना। अगर लेट्स सपोज जिस तरह आपको याद हो एक दफा हसन अली भी इसी तरह वो टीम बी के साथ जो मतलब 2 टीम्स होती हैं उनके साथ खेल रहे थे, मतलब आई थिंक 2019 की 18 की बात है, 19 की बात है, तो वो इंजर्ड हो गए थे बीच में। तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे एशिया कप ना होता ना जलाल, तो फिर तो मैं जिगर तेरे साथ था। मतलब फिर तो मैं कहता यार नहीं सही है, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले को खिलाओ। लेकिन चूंकि अभी यहाँ पे हमारा एशिया कप बिल्कुल साथ खड़ा है
और पहला मैच भी हमारा हमारे नेबर्स के साथ है। तो इस वजह से ये वजह है मेरी मेजर के, जिस वजह से मैं चाहता है कि यार यंगस्टर्स हमारे आज यंगस्टर्स, वो आपकी बात ठीक है कि भाई एज एन हम एक्सपीरियंस देखें कि अंडर 100 है सबके, लेकिन एज ए अंडर अगर ये अंडर 100 भी है, लेकिन फिर भी ये फॉर श्योर है ना एशिया कप खेलेंगे। तो मेरा पॉइंट इस पे ये है कि जो भी एशिया कप वाले फाइनलाइज, जो कि हमारे स्टार प्लेयर्स हैं, आपको पता है मोहम्मद रिजवान शाहीन, हाँ इन दोनों जो मेन है, बाबर तो चले लेकिन कैप्टन है, और मतलब इस तरह के जो मेजर प्लेयर है ना, इनको मैं रेस्ट देता, और जो भी यंग है जिनको चांस नहीं मिल रहा वो आ जाते हैं हमारे वो इस स्क्वाड में। तो ये मेरा पॉइंट है यार। अच्छा, अब एक और चीज में मेरा इस पे काउंटर मेरा भी सुन लो। काउंटर पे काउंटर ये है। अच्छा, अब मुझे बताओ, वर्ल्ड कप T20 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एशिया कप? यार देखा जाए तो वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है, लेकिन एशिया कप को भी आप यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट तो वर्ल्ड T20 है ना। अब अगर एशिया कप में आपके आर्गूमेंट पे चलें कि नेदरलैंड में इनमें से कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, ठीक है, मैं कहता हूँ अगर एशिया कप में इंजर्ड हो गया, इंजरी तो कहीं पे भी हो सकती है, सही है। अब आप इंजरी के चक्कर में जो जिन प्लेयर्स का काम ही क्रिकेट खेलना है, अगर आप उनको बोलोगे है ना ये इंजर्ड ना हो जाए, इसको नहीं खिलाना, ठीक है, तो फिर तो वो एशिया कप के मैच में भी इंजर्ड हो सकता है, बल्कि वो किसी प्रैक्टिस में भी इंजर्ड हो सकता है, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से भी पहले हो सकता है। जहाँ पे रेस्ट की बात है, ये पाकिस्तान लास्ट वनडे कब खेला है, ठीक है, बड़ा गैप है भाई। पाकिस्तान ने अभी श्रीलंका के साथ सीरीज के बाद भी काफ़ी दिनों का गैप आ गया है। इंडिया देखो, इंग्लैंड देखो, वो लगातार खेलते जा रहे हैं, ठीक है, वो उसी में स्वैपिंग कर रहे हैं। ये टीम अभी सीरियसली अगर आप कंसिडर करो, और मुझे नहीं समझ आ रही है वनडे को किस तरह एशिया कप से करो जो कि T20 फॉर्मेट के साथ है, आपने अपने 2023 जो कि अगला साल है उसके वर्ल्ड कप वनडे 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, और आपके पास बड़े कम वनडेज हैं। आप उसमें इस तरह रेस्ट करके अपनी टीम को, नए प्लेयरों को चांस देके क्या मिल जाएगा नए प्लेयरों को? ये सारे ही तो नए प्लेयर हैं। सलमान अली आगा का डेब्यू नहीं हुआ, हारिस नया प्लेयर है, आपका शाहनवाज दहानी नया प्लेयर है, जाहिद नया प्लेयर है, अब्दुल्ला शफीक नया प्लेयर है, और कितने आप नए चाहते हो? नहीं देखिए, मैं आपसे फिर देखिए वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं यहाँ पे जो बात करूंगा ना वो मैं यही करूंगा। अब पहली बात तो ये कि हम नीदरलैंड को जो टूर है उसको हम एशिया कप से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर प्लेयर, जाहिर सी बात है, ये आपको भी पता है कि अगर लेट्स सपोज नीदरलैंड में ये इंजर्ड हो जाता है शाहीन अफरीदी, ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे एशिया कप पे? उधर ही मॉरल डाउन हो जाएगा। मेरा पॉइंट खाली अभी भी मैं उसी पॉइंट पे स्टिक हूँ कि यार आपका जो मेन की प्लेयर्स है, सही है, जिनसे हमें कुछ उम्मीदें हैं कि यार वो एशिया कप में जाके परफॉर्म करेंगे, अगर वो थोड़ा सा रेस्ट उनको मिल जाता तो मेरे ख्याल में बेहतर होता। अच्छा, मुझे मेरा आर्गुमेंट अब सुन लो ना। चलते हैं हम। नहीं, अब देखो, शाहीन को रेस्ट से आपका क्या मुराद है? कितना रेस्ट चाहिए एक प्लेयर को? रेस्ट का मेरा मतलब यही है कि नीदरलैंड में इसको रेस्ट है अभी इस वाले टूर के लिए, और आगे एशिया कप में लेके जाए। नहीं तो आपका क्या ख्याल है, जब एक प्लेयर रेस्ट कर रहा होता है तो वो बिस्तर पे लेटा होता है या वो मैच खेल रहा होता है? प्रैक्टिस तो वो कर ही रहा होता है ना। अब वो प्रैक्टिस में भी इंजर्ड हो सकता है। नहीं तो यार, आप ये ऐसे तो मेरा नहीं ख्याल कि प्रैक्टिस को आप रियल मैच से कंपेयर करें यार। तो डिफरेंट चीजें। अब देखो, आप जॉब करते हो, अब आप मेरी बात सुनो। देखो आजकल हमारे देखिए कुछ भी हो सकता है, कोविड भी आजकल काफी है। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू टू, अगर मैं इस बात को मतलब अगर हम इसको समराइज करें, मैं अभी भी उसी पॉइंट पे हूँ, सही है, कि आपका जो की प्लेयर्स है ना उनको आप रेस्ट दो। यार इवन कामरान अकमल भी यही कह रहा है, मैंने कामरान अकमल का सुना है, और भी काफी यार रियलिस्ट है। किसी काम के प्लेयर की ना एग्जांपल देनी थी जिसकी बातों की कोई सेंस होती है, ठीक है। कामरान अकमल क्या कहते हैं? कामरान अकमल कहते हैं कि जी आप मोहम्मद यूसुफ को भी ले जाते, आप इंजमाम को भी ले जाते, आप फलाने को भी ले जाते। तो उसने तंजिया बोला है ना, वो तो वैसे तो नहीं, इंजमाम को कैसे लेके आओगे? यार आप ये देखो कि इस टीम में गलती क्या है, इस टीम में कौन सा प्लेयर है जो जिसकी सिलेक्शन नहीं बनती थी, उस पे बात करो ना। आप ये बात करो कि कौन सा प्लेयर था जिसकी सिलेक्शन बनती थी, ठीक है। अब शाहीन अफरीदी, इनकी सिलेक्शन पे तो कोई वो नहीं है ना कि इनकी सिलेक्शन नहीं बनती थी। अब वो आपका ओपिनियन है, रेस्ट देना चाहिए था, मेरा ओपिनियन है नहीं देना चाहिए था, ठीक है। अब ये बात करो कि कौन सा प्लेयर डिजर्विंग है, कौन सा नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें अगर हम देखें ना स्क्वाड में जिला साहब, तो अच्छा जाहिद महमूद एक जो प्लेयर है कि इसकी जगह अगर मैं होता तो उस्मान कादिर को ले आता, क्योंकि जिस तरह हमने देखा उस्मान कादिर के ये लोग एशिया कप के लिए लेके जा रहे हैं,
और नीदरलैंड में इन्होंने नहीं रखा। तो अगर एशिया कप से पहले अगर उसको थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस हो जाता तो वो बेहतर था। और उसके अलावा अगर हम देखें स्क्वाड में तो आई थिंक बाकी ठीक है, बाकी हमारी प्लेइंग 11 में बात बनेंगे। आप बताएं कि आप क्या कहते हैं स्क्वाड में? यार मेरी नज़र में तो क्लियरली सऊद शकील ड्रॉप होना बनता ही नहीं था। बगैर खिलाए आप किसी को कैसे ड्रॉप कर सकते हो जब आप स्क्वाड में रखो, ठीक है। मोहम्मद हारिस को आपने प्लेइंग 11 में लास्ट सीरीज़ में चांस दिया था और उसके नंबर की भी किसी को कोई समझ नहीं आई कि आप चौथे पाँचवें नंबर पर एक टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने वाले बैट्समैन को आप खिला रहे हो, तो आप उसको ज़बरदस्ती फिट इन करने की कोशिश कर रहे हो जब रिजवान आपके पास टीम में मौजूद है। तो हारिस का रोल की हमें समझ नहीं आई थी और हमने पहले भी डिस्कस की थी, ठीक है। मुझे हारिस की इंक्लूजन से मसला नहीं है, हारिस की प्लेइंग 11 में होने से मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कहाँ पे उसको फिट करोगे, ठीक है। तो इस वजह से मुझे उस पर थोड़ा सा है। सलमान अली आगा की डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन वही वाली बात है, सऊद शकील की जगह एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस बनती थी। और अब्दुल्ला शफीक के सिर्फ 4 लिस्ट ए मैचेस हैं, आई रिपीट 4, और उसमें 19 की एवरेज है। और शान मसूद की 57 की एवरेज है, 90 से ज़्यादा लिस्ट ए की मैचेस हैं। तो उन्होंने कहा मोहम्मद वसीम ने कि ज़्यादती हो जानी थी अगर शान मसूद को हम सेलेक्ट कर लेते क्योंकि अब्दुल्ला शफीक का पहला हक बनता था, ठीक है, या फ़खर और इमाम का। तो मुझे नहीं समझ आती कि कैसे ज़्यादती अब्दुल्ला शफीक के साथ होनी थी। वो तो अभी यंग प्लेयर है, उसको तो अभी बहुत कुछ साबित करना है। तो ये तो बिल्कुल समझ नहीं आई मुझे। ओवरऑल अगर क्विकली जो लोग स्पॉटिफाई वगैरह पे सुन रहे हो तो उनके लिए स्क्वाड में अगर बता दूं, बाबर आजम कैप्टन है, शादाब खान वाइस कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक है हमारे टीम में, फ़खर जमान है, जाहिद महमूद हैं, हारिस रऊफ़ हैं, मोहम्मद हारिस हैं जो कि बैकअप विकेट कीपर हैं, इमाम है, नवाज़ ऑलराउंडर लेफ्ट आर्म। इमाद को नहीं सेलेक्ट किया, उस पर भी काफ़ी बहस हुई कि इमाद को वनडे में क्यों नहीं डाला, हालांकि बड़ा उसका एक रोल रहा है पाकिस्तान की विक्ट्रीज़ में। तो कहीं ना कहीं इमाद वसीम की जगह भी बनती थी वनडे में मेरी नज़र में। आप जाहिद महमूद को बिठा के इमाद को डाल सकते थे, ठीक है। आपने जैसा उस्मान कादिर की बात की, लेकिन मुझे लगता है स्कीम ऑफ थिंग्स में ये अगले वर्ल्ड कप में मोहम्मद वसीम जाहिद को देख रहे हैं शायद, क्योंकि इंडिया में शायद वर्ल्ड कप होना है, तो वो शायद समझ रहे हैं कि जाहिद महमूद काम आएगा वहाँ पर पिचेस पे। दहानी है भाई, जाहिद, खुशदिल शाह पूरा कर देना, खुशदिल शाह है, मोहम्मद रिजवान है, वसीम जूनियर है, शाहीन शाह है, सलमान अली आगा और नसीम शाह। नसीम शाह नई इंक्लूजन है, उसके बारे में क्या व्यूज़ हैं आपके? यार नसीम शाह के बारे में देखें, अभी जिस तरह हम बॉलर्स में देखें तो पाकिस्तान का ऐसे कोई थर्ड बॉलर नहीं मिल रहा पाकिस्तान को हसन अली के बाद। जैसे हसन अली पे हम लोगों ने पहले भी एपिसोड पे काफ़ी दफ़ा बात की है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा उस पर लैक करे। तो एज अ थर्ड बॉलर देखा जाए, अगर उसकी श्रीलंका की परफॉर्मेंस देखी जाए तो मेरे ख्याल में गुड टू गो है नसीम शाह। लेकिन वही बात है कि मतलब फिलहाल की अगर हम देखें पोजीशन पाकिस्तान के बॉलर्स की तो उस हिसाब से नसीम शाह इज गुड टू गो, मतलब मैं ठीक हूँ। नसीम शाह इज गुड टू गो। और हम बात काफ़ी कर चुके हैं कि हसन अली की जो एक्सक्लूजन है अब वो होनी ही थी, क्योंकि उनकी इतनी मतलब उनको लंबा रन भी दे दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि हसन अली को चांस नहीं दिया, हसन अली को पूरा चांस दिया, बल्कि शायद चांस से भी ज़्यादा चांस दे दिया। लिमिटेड ओवर्स में तो सारे कह रहे थे कि उनकी जगह नहीं बनती, और अच्छा लगा कि नसीम को इंक्लूड किया। अब ये देखना होगा कि टीम मैनेजमेंट नसीम को प्रेफर करती है या दहानी को प्रेफर करती है, क्योंकि दोनों यंगस्टर ही हैं और दोनों जो हैं नए आए हैं टीम में। तो ये अब एक देखने वाली बात है। दूसरा जो इस पे अगर क्विकली एक चीज़ और आपसे पूछी जाए कि हैदर अली को हमने सेलेक्ट किया है, वो आगे हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या आप हैदर अली को वनडे स्क्वाड में डाल सकते थे कि नहीं डाल सकते थे? यंगस्टर है यार, हैदर अली नो डाउट यंगस्टर है, लेकिन अगर उसकी हम नीश देखें तो वो तो एज अ मतलब स्ट्राइकर है। तो जिस तरह अगर हम लोग जो अभी लैक कर रहे हैं, हमारा जो ओडीआई लैक कर रहा है मेन, वो है मिडिल ऑर्डर पे। तो मिडिल ऑर्डर है उसका अगर हम 50 ओवर्स की गेम देखें तो हैदर अली इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन मेरे ख्याल में। इससे बेहतर है मेरे ख्याल में सऊद शकील की, जिस तरह आपने बात की, बेहतरीन ऑप्शन है, आप उसको ले आओ। और हाँ, मेरा ये कि हैदर अली की फॉर द टाइम बीइंग ओडीआई में उस तरह जगह नहीं। क्या ख्याल है, आप क्या कहते हैं? यार मेरा तो ख्याल है हैदर अली को होना चाहिए, क्योंकि आपकी ओडीआई क्रिकेट तेज़ हो रही है। अब कहाँ उसको एडजस्ट करते हैं, इस पे अभी लंबी डिबेट होगी, क्योंकि हम अगले स्क्वाड पर जब आएंगे, अभी आपने मिडिल ऑर्डर की बात कर दी है हैदर अली के बारे में, तो अगले मिडिल ऑर्डर में जब हैदर अली आ रहा है उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो यही है ना, वो है T20 का यार। अब ये है अब ये हैदर अली को आपने T20 का टैग लगाया ना, हैदर अली का डोमेस्टिक अगर आप वनडे का लिस्टिक, हैदर अली देखें, जी बोले,
लिस्ट ए का रिकॉर्ड देखें, बड़ा ज़बरदस्त है। 4 डे का रिकॉर्ड भी बड़ा ज़बरदस्त है, बल्कि राशिद लतीफ़ तो इस ओपिनियन के हैं कि हैदर अली को टेस्ट मैचेस में भी डालना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली एक अच्छा बैट्समैन है, ठीक है, और तेज़ खेलने वाला बैट्समैन है। ख़ास तौर पे कंसिडर करें अज़हर अली जा रहे हैं टेस्ट मैचेस में, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में शान मसूद वगैरह सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। आप हैदर अली को ग्रूम कर सकते थे, जो आपने इतने पिछले महीने ज़ाया किए हैं, आप हैदर अली को भी ग्रूम कर सकते थे। खैर, इस पर डिस्कस करते हैं। ओवरऑल मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें 80% आई एम गुड विद दिस स्क्वाड, 20% मुझे सीरियस इख्तलाफात हैं, वही जो हमने बात कर दी।